अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी कि हमारा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है और किस तरह डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देख लें ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो आज हम लेक्चर जो कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह डिफरेंट एल्गोरिदम को यूज करते हुए, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज करते हुए एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है। तो शेड्यूलर जो होता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि उसने एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना होता है। तो किस टाइम सीपीयू असाइन किया जाएगा या फिर कौन सा एक पार्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करते हुए एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। इस पर्पस के लिए हमारे पास 6 पॉपुलर प्रोसेस शेड्यूलर एल्गोरिदम है जिनको हम वन बाय वन करके आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिनमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, सेकंड नंबर पे शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फोर्थ नंबर पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, फिफ्थ नंबर पे राउंड रॉबिन एंड सिक्स नंबर पे मल्टीपल लेवल क्यूज। इन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिटेल में डिस्कस करने के पहले आपको ये बताता चलूं कि हमारे पास एल्गोरिदम दो टाइप के होते हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम बेसिकली हमारे वो एल्गोरिदम होते हैं जिसमें प्रोसेस एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट कर लेता है तो वो जब तक अपना एलोकेटेड टाइम को कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो ना तो प्रीएम्प्ट होगा और ना ही वो डिलीट होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने एक सीपीयू को एक टास्क दे दिया है या एक प्रोसेस दे दिया है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सीपीयू जब तक वो पूरे के पूरे प्रोसेस को एलोकेटेड टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें तो ये हमारा एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस दौरान अगर कोई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाएगा तो सीपीयू जो है अपनी पहले प्रोसेस को जो कि लो प्रायोरिटी वाला होगा उसको स्टॉप कर देगा और हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा देगा। अब हम अपने पहले शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को देखते हैं जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो सबसे पहले प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आएगा पहले उसी को डील किया जाएगा। ये एक क्यू की फॉर्म में वर्क करता है। क्यू में आपको पता है कि जो सबसे पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। इसकी अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे बैंकिंग सिस्टम में जब आप कोई चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं या आप क्रेडिट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक क्यू बनाई जाती है या एक लाइन बनाई जाती है। वहां पर बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ही एल्गोरिदम अप्लाई होता है कि जो सबसे पहले आएगा कस्टमर उसका पहले काम होगा, सेकंड नंबर वाले का सेकंड नंबर पे होगा। इस एल्गोरिदम को फीफो भी बोला जाता है, मींस फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। इस एल्गोरिदम को समझना बहुत ही इजी होता है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये वाला एल्गोरिदम हमारा प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमारे पास किस टाइप के प्रोसेस आ रहे हैं और कैसे उनके एग्जीक्यूशन हो। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा डिसएडवांटेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये है कि परफॉर्मेंस जो है बहुत ही पुअर होती है और वेटिंग टाइम जो है एवरेज वेटिंग टाइम वो बहुत ही हाई होता है। मींस के जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आए हैं उनके जो टाइम रिक्वायर होगा वेटिंग टाइम उसको अगर हम एवरेज निकालें तो वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो प्रोसेस पहले आ गया अगर उसका टाइम एग्जीक्यूशन 10 मिनट है तो जब तक वो 10 मिनट कंप्लीट नहीं करेगा तब तक बाकी सारे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। चाहे कोई 2 सेकंड वाला प्रोसेस है चाहे कोई 1 मिनट वाला है, उसे उतना ही वेट करना पड़ेगा जब तक एक 10 मिनट या 20 मिनट वाला एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, या इसको हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारी ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर हमारा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो तो एग्जीक्यूशन के दौरान अगर 2 से 4 प्रोसेस और आ जाते हैं जो कि क्यू में लग जाएंगे, तो क्यू में लगाने के लिए या रेडी क्यू में आने के लिए सीपीयू ये डिसाइड करता है कि जो 2 से 4 प्रोसेस आए हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही कम टाइम रिक्वायर है। मींस के अगर हमारे पास 3 प्रोसेस आए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, एक को एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ 1 मिनट रिक्वायर है, दूसरे प्रोसेस को 5 सेकंड रिक्वायर है और तीसरे प्रोसेस को 50 सेकंड रिक्वायर है। अब इनमें से आपको पता है कि जो हमारा 5 सेकंड है वो कम टाइम होता है, उसके बाद 50 सेकंड वाला उससे ज़्यादा टाइम होगा और 1 मिनट वाला उससे भी ज़्यादा होगा। तो हमारा सीपीयू ये नहीं देखेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले आया है, वो ये चेक करेगा
कि एग्जीक्यूट जो प्रोसेस हो रहा है वो तो एग्जीक्यूट होगा अपने टाइम में जितना भी उसे रिक्वायर है, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रोसेस आए हैं, चाहे वो 3 आए हैं, चाहे वो 10 आए हैं या 20 आए हैं, जितने भी आए होंगे, उनमें से जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम होगा उसको पहले शेड्यूल किया जाएगा और उसी तरह जो है तरतीब से बाकी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए क्यू में लगाया जाएगा। इस तरह जो शॉर्टेस्ट जॉब वाला टास्क होगा या प्रोसेस होगा उसको वेट करना बहुत ही कम रिक्वायर होगा, इसलिए हमारा ये बेस्ट अप्रोच है जहां पर हमारे पास मिनिमम वेटिंग टाइम होगा। ये एल्गोरिदम नॉर्मली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में या जहां पर हमारा बैच सिस्टम अप्लाई होना होगा वहां पर ये एल्गोरिदम अप्लाई किया जाता है, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फॉर एल्गोरिदम में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम भी आती है, जिनमें नंबर 1 पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आया है उसका एग्जीक्यूशन टाइम पहले से पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है। एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर है वो हम परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना टाइम चाहिए होगा अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जब एक टास्क एग्जीक्यूट होता है उसके लिए मल्टीपल एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कभी वो यूजर मोड में जाएगा, कभी कर्नल मोड में जाएगा, कभी उसको रैम के ऊपर लोड करवाना पड़ेगा, कभी उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करवाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेज जॉब फर्स्ट वाले एल्गोरिदम में। सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब वाले या शॉर्टेस्ट टाइम वाले ही प्रोसेस आते रहेंगे तो हमारी क्यू हमेशा जो है उन्हीं को फर्स्ट एग्जीक्यूट करवाएगी। तो जो अगर कोई ज्यादा टाइम वाला प्रोसेस होगा या जिसको एग्जीक्यूशन के लिए 2 मिनट या 5 मिनट रिक्वायर है तो उसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है जब तक सारे के सारे शॉर्टेस्ट जॉब वाले एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। थर्ड नंबर पे आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जो कि एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम की टाइप है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी साइन की जाती है, तो जो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाला होगा उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उससे कम प्रायोरिटी वाले को सेकंड नंबर पे, और इसी तरह जितने भी प्रोसेस होंगे वो प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूट होंगे। और अगर यहाँ पर कोई सेम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आ जाएंगे तो वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर एग्जीक्यूशन होंगे। इट मीन कि अगर हमारे पास 5 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आए हैं, हमने उनको प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर लिया, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 5, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास कोई 2 प्रोसेस ऐसे होंगे जिनकी प्रायोरिटी सेम होगी तो उसमें ये देखा जाएगा जो सबसे पहले आया था उन दोनों में से वो पहले एग्जीक्यूट होगा और दूसरे वाला बाद में। प्रायोरिटी जो डिसाइड की जाती है उसके बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, जिनमें मेमोरी रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, उस बेस पे भी हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, या फिर टाइम रिक्वायरमेंट होता है या कोई भी और रिसोर्सेज जिनको बेस पर हम किसी भी प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं। अब यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम भी है जिसको स्टारवेशन कहते हैं। स्टारवेशन एक हमारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि जब एक हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे तो जो लो प्रायोरिटी वाले होंगे वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में हमने हर एक प्रोसेस को प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो जब हमारे पास हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे तो जो प्रोसेस लो प्रायोरिटी वाले होंगे उनको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये हमारी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है जिसको स्टारवेशन भी बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एजिंग। एजिंग से मुराद होता है कि एक प्रोसेस जब इंटर हो जाता है क्यू में, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी क्यू में आ जाता है, तो उसके टाइम को देखा जाता है कि कितना टाइम उसको वेट करना पड़ा। तो जैसे जैसे उसका वेटिंग टाइम इंक्रीज होता जाएगा उतना ही उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 5 प्रोसेस लिए अपनी रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए, अब उनको प्रायोरिटाइज वाइज हमने अरेंज कर लिया है। अब जो नंबर 4 वाला या नंबर 5 वाला प्रोसेस है उसकी जारी बात है कि बारी एंड पर आनी है। अगर पहले 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसी दौरान कोई और 2 से 4 प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाले आ जाएंगे तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है, प्रायोरिटी वाइज उसको पहले एग्जीक्यूट करवाने के लिए रेडी कर लेता है। इस तरह और प्रोसेस आते रहेंगे तो वो भी अपनी प्रायोरिटी वाइज पहले एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन एजिंग से हम क्या बेनिफिट होगा? एजिंग का बेनिफिट ये होता है कि जब इस तरह हमारे पास 2 से 4 बार एक प्रोसेस पीछे जाता जाएगा, उसका टाइम डिले ज्यादा होता जाएगा, तो उसको उसके टाइम के वेटिंग की वजह से भी प्रायोरिटाइज किया जाता है कि अगर एक प्रोसेस को 5 मिनट वेट करना पड़ा है तो नेक्स्ट टाइम उसको जो है थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके 3 मिनट या 2 मिनट का वेट रिक्वायर हो जाता है। इस तरह उसकी भी एक न एक दिन बारी एग्जीक्यूशन की आ जाती है। तो ये स्टारवेशन को सोल्व करने का एक मेथड है जिसको एजिंग बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम। ये ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए क्यू में लगे होते हैं उनमें से जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्ट होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 3 प्रोसेस आए एग्जीक्यूशन के लिए, जिसको एग्जीक्यूशन के लिए नंबर 1 पे 5 मिनट चाहिए होंगे, नंबर 2 वाले प्रोसेस को 3 मिनट चाहिए होंगे और नंबर 3 वाले प्रोसेस को 1 मिनट चाहिए होगा। तो हमारा प्रोसेस क्या करेगा,
जब पहले वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा उसका रिमेनिंग टाइम रह जाएगा। अगर हमने टाइम क्वांटम यूज किया है या कोई भी और मेथड यूज किया है उसकी टाइम डिवीजन के लिए, तो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा रिमेनिंग टाइम 4 मिनट और 20 सेकंड आ गया है, तो अगला जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उन दोनों में से रिमेनिंग टाइम चेक किया जाएगा। हमारा 1 मिनट वाला सबसे कम है तो पहले उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, तो फिर उसका जो रिमेनिंग टाइम रह जाएगा उसको फिर दोबारा रेडी क्यू में लगा के तीसरे वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस तरह जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम वाला हमारा प्रोसेस होगा पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, बाकी वालों को बाद में किया जाएगा। इस तरह हमारा ये वाला एल्गोरिथम जो है प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी जो हमारी रेडी क्यू में से जिसका शॉर्टेस्ट टाइम होगा पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, बाकी वालों को वेट करवाया जाएगा। ये एल्गोरिथम में मोस्टली बैच इन्वायरमेंट में या बैच सिस्टम में ही अप्लाई होता है, जहाँ पर हमें शॉर्टेज जॉब को प्रेफरेंस देने की जरूरत होती है। नंबर 5 पे आता है राउंड रॉबिन। ये हमारा बेसिकली प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होता है जिसमें एक फिक्स टाइम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है और वो फिक्स टाइम को क्वांटम टाइम भी कहते हैं। मीन्स के हमारा प्रोसेस ये डिसाइड कर लेता है कि उसने हर प्रोसेस को कितना टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हमारी क्यू में 5 प्रोसेस लगे हुए हैं, हमारे सीपीयू ने डिसाइड किया है कि हर प्रोसेस को 10 सेकंड देना है, तो चाहे कोई प्रोसेस 5 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है या चाहे कोई प्रोसेस 1 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है, हमारे सीपीयू ने उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर अरेंज कर लेना है क्यू में, फिर हर एक को इक्वल टाइम प्रोवाइड करना है। इस तरह हर प्रोसेस को इक्वल टाइम के साथ एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया गया कि किस तरह एक प्रोसेस यूजर मोड से कर्नल मोड में या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच होता है। तो यहाँ पर भी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी स्टेट को सेव कर लिया जाता है, फिर उसको प्रिंट करके सेकंड वाले प्रोसेस को टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। इस एल्गोरिथम में जो सीपीयू ने टाइम क्वांटम डिसाइड किया है, उस टाइम क्वांटम के दौरान अगर तो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाएगा तो सीपीयू उसकी कंप्लीशन का वेट नहीं करेगा बल्कि उसको प्रीएम्प्ट करके अगले वाले प्रोसेस जो वेटिंग क्यू में होगा उसको टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाना स्टार्ट कर देगा। आजकल जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली राउंड रॉबिन ही एल्गोरिथम यूज हो रहा है, जिसमें हर प्रोसेस को इक्वली टाइम दिया जाता है ताकि कोई भी प्रोसेस जो है स्टारवेशन वाले प्रॉब्लम में ना आए। नंबर 6 पे हमारे पास आता है मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अब तक हमने जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया उनमें हम सिर्फ एक ही क्यू को यूज करते हुए अपने प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे थे, लेकिन ये हमारे एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम मल्टीपल क्यू को यूज करते हैं। आपको पता है कि हमारे सिस्टम में एक टाइप के प्रोसेस नहीं आते, बहुत से डिफरेंट टाइप के प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए हमारे सीपीयू के पास आ रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास सिस्टम प्रोसेस आ जाते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस आ जाते हैं या फिर बैच प्रोसेस होते हैं। अब हमारा सीपीयू क्या कहता है, सीपीयू कहता है कि अगर हम सब के सब प्रोसेस को एक ही क्यू में डाल के उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वहां पर हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है या बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। उनको रिजोल्व करने के लिए एक मल्टी लेवल क्यू का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमने हर एक प्रोसेस को उसकी कैटेगरी वाइज डिफरेंट क्यू में अरेंज किया है। जैसे हम सिस्टम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम से रेलेवेंट जितने भी प्रोसेस होंगे उन सबको हम Q1 में या सिस्टम क्यू वाली प्रोसेस में डालेंगे। इसी तरह हमारे पास जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस होते हैं जो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों। जैसे हमने कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए VLC मीडिया को यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कोई कंपाइलर वगैरह का एप्लीकेशन को यूज करते हैं, या फिर नेट ब्राउजिंग के लिए हम गूगल क्रोम या कोई भी और ब्राउजर यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इंटरेक्टिव प्रोसेस होते हैं। तो इससे रेलेवेंट हमारे जितने भी प्रोसेस होंगे वो हमारे इंटरेक्टिव प्रोसेस वाली क्यू में ऐड किए जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ बैच प्रोसेस होते हैं जो कि बैकग्राउंड पे चलने होते हैं, उनको अरेंज करने के लिए सीपीयू बैच प्रोसेस वाली क्यू या क्यू नंबर 3 में इन सब प्रोसेस को ऐड करता है। अब ये जो हमने 3 क्यू की बात की है, इनको प्रायोरिटी वाइज भी अरेंज किया जाता है। जो सिस्टम प्रोसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई होती है, इंटरेक्टिव प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है उससे लो होती है और बैच प्रोसेसिंग की सबसे लो प्रायोरिटी होती है। अब ये हमने जो 3 किस्म की क्यू यूज की हैं, इनके एल्गोरिथम भी डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स के अगर हमने सिस्टम प्रोसेस के शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट वाला एल्गोरिथम अप्लाई करना चाह रहे हैं हम वो भी कर सकते हैं, राउंड रॉबिन करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं, या कोई भी और अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है उसका एल्गोरिथम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह हमारी बैच प्रोसेस वाली क्यू को हम
शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट वाला एल्गोरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला भी कर सकते हैं, या फिर राउंड रोबिन भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एल्गोरिथम उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाजमी आपने यही वाला एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जोन की क्यू को जो भी एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहें उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। अब इस मल्टी लेवल क्यू का बेनिफिट ये है कि हमारे पास जब 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस की कैटेगराइज वाइज उनको सेपरेट क्यू में अरेंज किया जाएगा, तो हम अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हाई प्रायोरिटी वाले पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर मीडियम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाएगी, और इसी तरह फिर लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस की एग्जीक्यूशन आएगी। लेकिन यहाँ पर भी जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो स्टारवेशन की ही आती है। अब स्टारवेशन को हमने पिछले जो एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं उनमें भी डिटेल में बताया गया कि स्टारवेशन क्या होती है। तो नॉर्मली हमारे हर एल्गोरिथम में स्टारवेशन का ही इशू आता है, क्योंकि जब हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे तो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, या फिर सम टाइम उनकी बारी ही नहीं आती एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये बेसिकली स्टारवेशन होती है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एजिंग है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थे जिनको हमने 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।